गुड मॉर्निंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। अभी हम पेपर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। सेल साइकिल क्या होता है और उसका रेगुलेशन या उसको कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सेल साइकिल की परिभाषा ये है, सेल साइकिल इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ लिविंग सेल। एक जीवित कोशिका का पूरा जीवन चक्र, कि उस जीवन चक्र में वो कोशिका किस प्रक्रिया से गुजरती है और किस प्रक्रिया द्वारा वो एक कोशिका दो कोशिकाओं में बंट जाती है, तो उसे कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल दिया किसने था? सेल साइकिल गिवन बाय हॉवर्ड एंड पेल्क इन 1953। ठीक है, तो अब सेल साइकिल की किस प्रकार से वो एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है उसे देखते हैं। सेल साइकिल की 4 फेज़ होती है, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ एंड M फेज़। ठीक है, G1 फेज़ को कहते हैं गैप 1 फेज़ एंड G2 इज़ द गैप 2 फेज़, S फॉर सिंथेसिस फेज़, M फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस फेज़। ठीक है, और दूसरा नाम भी दिया गया है कि G1, S और G2 इन तीनों को मिलाकर कहते हैं इंटरफेज या अंतरावस्था। तो अंतरावस्था में 3 स्टेज आ जाती है, G1, S एंड G2। ठीक है, और दूसरा नाम दिया गया है M फेज़ को डिवीज़न फेज़। तो डिवीज़न फेज़ मीन्स M फेज़, और M फेज़ में इंक्लूड है माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन, मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन। तो गैप G1 फेज़ का नाम है गैप फेज़, S फेज़ का नाम है सिंथेसिस फेज़ एंड सेकंड जो G2 फेज़ है उसका भी नाम सेम है, गैप फेज़। ठीक है, तो इस G1 फेज़ में, S फेज़ में और G2 फेज़ में होता क्या है वो हम देखते हैं। S फॉर सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस? डीएनए का सिंथेसिस। सेल में किसका सिंथेसिस होना सबसे ज़रूरी है डिवीज़न के लिए? डीएनए का सिंथेसिस या क्रोमोसोम का सिंथेसिस। ठीक है, तो इस सिंथेसिस डीएनए के सिंथेसिस के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, चाहे प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, उनका निर्माण हो जाता है इस G1 फेज़ में। ठीक है, तो ये G1 फेज़ क्या हुई? S की पूर्वावस्था या S के पहले आने वाली वो अवस्था जिसमें सारी S की रिक्वायरमेंट की, S अवस्था को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम की, प्रोटीन की, वो यहाँ पे पहले से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको G1 को कहते हैं निर्माणकारी प्रवस्था। फिर हम देखते हैं M फॉर माइटोसिस और मियोसिस। तो M में जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन चाहिए वो कब बन जाएंगे? G2 फेज़ में। ठीक है, तो G1 और G2 फेज़ दोनों सेम है, इसीलिए दोनों को सेम नाम दिया गया है, गैप फेज़ 1 एंड 2, गैप फेज़ 1 एंड गैप फेज़ 2। ठीक है, तो S फेज़ में डीएनए का सिंथेसिस होता है और डीएनए के सिंथेसिस के लिए एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो बन जाते हैं G1 फेज़ में। और M फेज़ में एंजाइम और प्रोटीन चाहिए, वो बन जाते हैं G2 फेज़ में। ठीक है, तो G1, S, G2 एंड M, इनको सीक्वेंस में ही लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब M में क्या होता है? M में सेल जो है एक्चुअली डिवाइड होती है दो सेल्स में। एक सेल का 2 सेल में डिवाइड होना कहलाता है डिवीज़न फेज़। तो वो डिवीज़न होता है 2 टाइप का, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेकिन उनका क्रोमोसोम लेवल सेम रहता है, इसलिए नाम दिया गया है समसूत्री विभाजन। जबकि मियोसिस में जो होता है, एक सेल जब अपनी डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो उनका जो क्रोमोसोम लेवल होता है वो हाफ हो जाता है, गुणसूत्र जो होते हैं आधे ही पहुंच पाते हैं अपनी डॉटर सेल में, इसलिए इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमें डिटेल में माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न दोनों पढ़ना है, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ सेल साइकिल पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस के पहले ही दोनों की कॉमन फेज़ है ये G1, S एंड G2। सो अभी हमने सेल साइकिल पढ़ा था, अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। रेगुलेशन का मीनिंग होता है कि सेल साइकिल को कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है।
ठीक है। या रेगुलेशन वर्ड कहाँ से आया कि जैसे हम फ़ैन में देखते हैं ना, एक और फ़ैन का स्विच होता है कि उसको ऑन एंड ऑफ करने का, लेकिन एक और वो गोल जो स्विच बटन जैसा होता है उसको हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। या हमारे गैस के सिलेंडर के ऊपर भी रेगुलेटर लगा होता है ना, तो उस रेगुलेटर से भी हम उसकी गैस की जो इनकमिंग है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन का हुआ कि हम चेक कर सकते हैं कि सेल साइकिल कब हमें ज़्यादा करवाना है या हमें कम करवाना है। ठीक है, तो सेल साइकिल रेगुलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सेल साइकिल रेगुलेशन: in order to drive the cell forward, a cycline must activate or inactivate many target proteins inside the cell. सेल साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोटीन होता है साइक्लिन, वो और दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिव और इनएक्टिव करता है। ठीक है, सेल साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोटीन है साइक्लिन, वो दूसरे बहुत सारे टारगेट प्रोटीन को जो कोशिका के अंदर ही है उनको एक्टिवेट और इनएक्टिवेट करता है, मीन्स सक्रिय और निष्क्रिय करता है। ठीक है, तो साइक्लिन किन दूसरे एंजाइम्स को टारगेट करता है वो देखते हैं कि साइक्लिन ड्राइव द इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल बाय पार्टनरिंग विद अ फैमिली ऑफ एंजाइम कॉल्ड CDK। साइक्लिन जो होता है एक दूसरा एंजाइम CDK के साथ मिलकर बहुत सारे चेक पॉइंट्स बनाता है। जैसे हमारा हम कहीं रोड पे जाते हैं तो वो चेक पॉइंट आता है ना, तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि गाड़ी के पेपर सही है या नहीं है, उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेल साइकिल को चेक करना है प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन कौन सा? साइक्लिन और CDK। साइक्लिन और CDK प्रोटीन द्वारा चेक करना है कि जो सेल साइकिल की प्रक्रिया हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, CDK का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो हमारे पास अभी दो प्रोटीन के नाम आ रहे हैं, एक है साइक्लिन और दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, तो ये दोनों ही एंजाइम कह सकते हैं इसको या प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या चेक पॉइंट होते हैं। तो एक और डेफिनेशन है, द two group of proteins called cyclin and CDK are responsible for the progress of cell through the various checkpoints। ये दोनों प्रोटीन होते हैं साइक्लिन और CDK जो सेल साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत सारे चेक पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। तो चेक पॉइंट कहाँ कहाँ पे होते हैं कि सेल को कहाँ कहाँ पे चेक किया जाता है कि वो सेल सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है, सेल का जो साइकिल है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक चेक पॉइंट होता है G1 फेज के पूरे में अंदर। G1 फेज कौन सी? गैप फेज। तो गैप फेज के अंदर एक चेक पॉइंट होता है और एक नेक्स्ट चेक पॉइंट जब आता है जब G1 फेज से G2 फेज में सेल मूव कर रही होती है तब। ठीक है, तीसरा चेक पॉइंट आता है जब S फेज से सेल G2 फेज में मूव कर रही है तब। चौथा चेक पॉइंट आता है जब सेल G2 से M फेज में मूव कर रही है तब। ठीक है, तो ये एरो बनाए हुए हैं। तो पहला चेक पॉइंट है जो गैप फेज में ही कर लिया जाता है, दूसरा चेक पॉइंट G1 से S फेज के अंदर, तीसरा चेक पॉइंट S से G2 फेज के अंदर और लास्ट चेक पॉइंट होगा G2 से M फेज के अंदर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सेल साइकिल के लिए। तो हमने देखा था कि 4 चेक पॉइंट मेन है G1 फेज में, और जब G1 से S में जाता है तब, और S से G2 में और G2 से M में। ठीक है, तो पहले G1 फेज में कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए उनका नाम देखते हैं। आपको सिर्फ नाम ही लिखना है कि इस G1 फेज में ये दो एंजाइम है CDK और साइक्लिन, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेकिंग के लिए। ठीक है, या रेगुलेशन के लिए, सेल साइकिल के रेगुलेशन या सेल साइकिल की चेकिंग के लिए CDK 4 या 6 एंड साइक्लिन D1 एंड साइक्लिन 2 एंड 3 ये एंजाइम के नाम ही हैं, तो एज इट इज़ ही लिखने हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैप फेज 1 के लिए। ठीक है, फिर दूसरा चेक पॉइंट देखते हैं
जब सेल G1 से S फेज में क्रॉस करती है तब कौन से एंजाइम्स काम आते हैं? CDK2, साइक्लिन E1 एंड साइक्लिन 2। ठीक है, अब जब सेल S से G2 में मूव करती है तो कौन से एंजाइम काम आते हैं? CDK2, साइक्लिन A1 एंड साइक्लिन 2। लास्ट चेक पॉइंट, जब सेल G2 से M में मूव करती है तो CDK1, साइक्लिन A, B एंड साइक्लिन 2 एंड 3। ठीक है, तो इन सभी सेल की फेज़ में क्या क्या चेक करना ज़रूरी होता है वो हम देखते हैं। गैप 1 फेज़ में क्या चेकिंग होती है कि गैप 1 चेक्स फॉर द सेल साइज, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर एंड DNA डैमेज। G1 फेज़ में सेल की साइज़ छोटी तो नहीं हो गई है उसका चेक किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो लेवल होते हैं वो सही है या नहीं है वो चेक किया जाता है, ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं कि सेल की ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है वो चेक किया जाता है। और DNA का जब सेल साइकिल मूव होती है तो उसमें कोई जो DNA है वो डैमेज तो नहीं हो गया है, या डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करना। ठीक है, तो ये G1 फेज़ में ये चेकिंग की जाती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम G2 फेज़ में क्या चेकिंग की जाती है। कि DNA डैमेज को हर बार चेक किया जाता है कि अगर DNA डैमेज हो जाता है तो जो बॉडी का जो या प्लांट्स का जो प्रॉपर फंक्शन है या प्रॉपर शेप है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो DNA ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे कैरेक्टर के लिए, प्लांट्स के सारे कैरेक्टर के लिए DNA ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो DNA की डैमेज जो है उसको बार बार चेक किया जाता है। तो सेकंड G2 फेज़ में भी DNA डैमेज की चेकिंग की जाती है और यहाँ पे DNA का जो रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि G2 फेज़ कब आती है? S के बाद में आती है। तो S मीन्स DNA का सिंथेसिस, तो DNA का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है G2 फेज़ के अंदर। ठीक है, अब M फेज़ में क्या चेक किया जाता है कि M1 या जो M है फेज़ चेक्स फॉर क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल एट मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज जो नाम है वो माइटोसिस और मियोसिस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो गुणसूत्र है वो एक जो मध्यावस्था की जो पट्टिका है उस पे बंधे हुए है या नहीं है। ठीक है, गुणसूत्र जो है अच्छे से बंधे हुए हैं या नहीं है। अगर नहीं बंधे हुए होंगे तो आधे गुणसूत्र दूसरी कोशिका में चले जाएंगे, आधे गुणसूत्र जो दूसरी कोशिका में चले जाएंगे। ठीक है, जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है तो उनमें गुणसूत्र का जो डिवीज़न है वो बराबर आना चाहिए। अगर गुणसूत्र बराबर नहीं आते हैं तो एक कोशिका में ज़्यादा गुणसूत्र हो जाएंगे, एक कोशिका में कम गुणसूत्र हो जाएंगे। इसलिए गुणसूत्र को तर्कु तंतुओं द्वारा या स्पिंडल फाइबर द्वारा बांधा जाता है जिससे कि वो बराबर कोशिका में आए। तो पहले हमने 2 एंजाइम पढ़े थे, साइक्लिन और CDK। अब एक और हम एंजाइम देखते हैं, एंजाइम या जिसे प्रोटीन भी कह सकते हैं, वो है P53 प्रोटीन। इसका नाम ही है P53 प्रोटीन। वो क्या चेक करता है कि इट वर्क्स ऑन मल्टीपल लेवल्स टू इंश्योर दैट सेल्स डू नॉट पास ऑन देयर डैमेज DNA थ्रू सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन में कोई भी डैमेज DNA आगे तो मूव नहीं कर रहा है, उसकी चेकिंग की जाती है इस P53 प्रोटीन द्वारा। ठीक है, तो जितने भी जो फेज़ है G1, S, G2, M और M में भी माइटोसिस और मियोसिस, उन सब में ही ये वर्क करता है P53 प्रोटीन। तो वो ये चेक करता है कि कहीं पर भी DNA डैमेज तो नहीं हो गया, और DNA डैमेज हो गया है तो उसको सही करना। तो हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, एनी प्रोग्रेस दैट कंट्रोल्स द सीरीज ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल गोज थ्रू द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के अंदर जितने भी इवेंट है G1, S, G2, M, उनमें उनको कंट्रोल करना वो कहलाता है सेल साइकिल। और अगर सेल साइकिल नहीं होगा तो क्या हो सकता है वो देखते हैं। व्हेन सेल साइकिल डजंट हैपन करेक्टली
सेल्स में डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड वे एंड डिजीज कैन अकर सच एज कैंसर। तो अगर सेल साइकिल का रेगुलेशन नहीं होगा तो सेल इक्वली डिवाइड नहीं होगी दो पार्ट में, और सेल का जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और कोई भी डिजीज़ हो सकती है, और जो सबसे बड़ी डिजीज़ हो सकती है वो होगी कैंसर। ठीक है, तो अब कैंसर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल सेल में ही कैंसर होता है, प्लांट सेल में भी जो है कैंसर लाइक हम कह सकते हैं कि जिससे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो अगर रेगुलेशन नहीं होगा प्रॉपर तो सेल जो है करेक्टली डिवाइड नहीं होगी, और वो उसका कोई भी डिजीज़ हो सकती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब सेल साइकिल और इसके रेगुलेशन में आ जाते हैं।